माननीय ओम प्रकाश जी ने बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि वो पीते नहीं हैं, लेकिन नशे में रहते हैं, ये मुझे मालूम है, क्योंकि गाजीपुर में नशे का एक और इंतजाम है। वहाँ प्राकृतिक और स्थानीय वहाँ का उत्पाद मिलता है, तो उसके चलते वो नशे में रहते हैं। और उनको शायद मालूम नहीं है कि मैं सबसे कम दिल्ली जाने वाले नेताओं में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके साक्षी हैं। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि भाभी से नफरत है, भाई से प्रेम है, तो ये मंथरा वाला काम जो है, ये कृपा करके हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में न किया जाए, क्योंकि हम जो भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम दोनों मिलकर के करते हैं। कहीं और मैं जो भी कहूँगा और करूँगा, उसमें अक्षरशः एक एक शब्द, एक एक बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी की जब तक सहमति नहीं होगी, निर्देश नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, मेरे मुंह से वो बात नहीं निकलेगी। इसकी आप तसल्ली रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ जितने नेताओं ने बोला, उन्होंने, और खास करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कि जैसे लगता है कि बिजली की व्यवस्था इन्हीं को खाली करने आता है, जन जन की समस्या इन्हीं को समझने आता है। ये बात ठीक है कि मैं गुजरात में नौकरी किया, लेकिन बिजली, आपने स्वयं कहा कि जन जन से जुड़ी हुई बात है, इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है इसको समझने के लिए। आपके ज़माने में मुझे याद है, मैं गुजरात में जब नौकरी करता था तो 24 घंटा बिजली वहाँ रहती थी, लेकिन जब गांव मऊ में आता था, आप ही ने बताया, तो उस समय आपके ज़माने में 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब आके चली गई मालूम ही नहीं पड़ता था। आपके समय में बिजली का आना एक न्यूज़ बनती थी, हमारे समय में, योगी जी के समय में बिजली का जाना एक न्यूज़ बनती है। ये फर्क है हमारे आपको लगता है कि बिजली की बात खाली आप समझते हैं, और मैंने तो कुछ फोटो देखे हैं माननीय अध्यक्ष जी, कि इनके जमाने में बिजली का तार पकड़ के बच्चे झूला झूलते थे, क्योंकि ये तसल्ली थी कि बिजली नहीं आएगी, तसल्ली थी कि बिजली नहीं। अभी पीछे से हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि महिलाएं गीला कपड़ा सुखाती थी। इतनी अच्छी आपकी बिजली की व्यवस्था थी, और आप कहते हैं कि मैं बड़ा जानकार, हम लोग सब कुछ जानते समझते थे। आपको आपकी विद्वता के लिए, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बधाई देता हूँ। मैं अपने सीमित ज्ञान, सीमित अनुभव से अवश्य कुछ बातें कहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई राज्य में, तो 1,21,000 ऐसे मजरे जो थे, उनमें उन्होंने बिजली का दर्शन नहीं किया था। बिजली जलाने की बात तो छोड़िए, बिजली के खंभे, लाइट और तार का दर्शन नहीं किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के समय में 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण हो गया, और दूसरा लगभग 19-20,000 मजरों का विद्युतीकरण अब हम लोगों ने हाथ में लिया है। आप पूछ रहे थे ना क्या किया आपने, उसका कुछ मैं उदाहरण अवश्य देना चाहूँगा। उसी प्रकार 2017 में, अब सुन लीजिए, आप 4 आदमी को सुनाओ, मैं अकेला बोल रहा हूँ। 2017 में आपके समय में 1,80,00,000 कुल मिलाकर के राज्य में कनेक्शन थे। 2024 में वो दूना होकर के 3,56,00,000 हो चुके, 3,60,00,000 के आसपास। औसत विद्युत आपूर्ति बढ़ी है, इससे भी आप नकार नहीं सकते। आपके समय कुछ चुनिंदा गांव में बिजली जाती थी, आज हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर मजरे में, हर गली में, हर दुकान में बिजली की उपलब्धि है। आपके समय में 2014 में जो पीक डिमांड की सप्लाई आपने किया, जो पीक डिमांड, जो सबसे ज्यादा जो सप्लाई आपने किया, वो थी 12,000 मेगावाट के आसपास। 2017 में जब आपने हर मामले में हुआ, तब आपकी पीक डिमांड मीट किया आपने 16,000, और माननीय योगी जी के समय में इस साल हमारी जो पीक डिमांड रही है वो 30,618 मेगावाट की पीक डिमांड हमने किया है।
आप पूछ रहे थे कि कितने संयंत्र लगाए, कितने, अरे हर मामले में जरूरी थोड़ी बोल रहे हैं। आप पूछ रहे थे, हर लाइन में बोल रहे हो, हर लाइन में आप पूछ रहे थे कि कितने संयंत्र लगाए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने बढ़ोतरी किया। अब मैं आ रहा हूं, आपके विषय पे आ रहा हूं। माननीय जी थोड़ा समय दे दे, 2 मिनट समय दे दे, 2 मिनट समय दे दे, 2 मिनट समय दे दे। आप पूछ रहे थे कि कितना कितना सब स्टेशन लगाया, मैं बता देता हूं। 765 केवीए के 2017 में माननीय अध्यक्ष जी मात्र 4 सब स्टेशन थे। आज 2024 में उसकी 2 गुना होकर के 7 सब स्टेशन हमने किए। उसी प्रकार से 400 के 2017 में मात्र 19 थे। आज 2024 में हमने 40 सब स्टेशन बना करके आपने जनता के चरणों में रखा है। 132 का पूरे 20 में अलाउ नहीं, 132 का 20 में 382 था, अब बैठिए, किया है। 220 का 220 का 98 था आपके समय में, हमने उसका 2 गुना करके 169 किया है। माननीय अध्यक्ष जी इतना ही नहीं, पिछले योगी 2 सरकार की मैं थोड़ी सी बात कर दूं तो पिछले खाली 2.5 वर्ष में लगभग 50 लाख नए कनेक्शन दिए गए आपके। उसमें 1,72,000 तो नलकूपों के किसानों के कनेक्शन है। 24 लाख नए खंभे लगाए गए, लगभग 8 लाख ट्रांसफार्मर लगाए गए। ये सब कुछ करने के साथ बावजूद माननीय अध्यक्ष जी हम जो है माननीय जी, मैं आ गया आपकी बात पे, आपकी बात पे आ गया। आप सही जवाब नहीं दे रहे, निजीकरण के बाद हम इसलिए संतुष्ट नहीं है कि हम इस राज्य का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। हम इसलिए संतुष्ट नहीं है, भागो मत, सुनो, हम अपने ही कार्य से इसलिए संतुष्ट नहीं है कि हम राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। हम राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग मजहब के नाम पर बिजली की चोरी कर रहे हैं वो चोरियां रुके। हम चाहते हैं कि संभल जैसी जगह पे जो फर्जी पावर स्टेशन जो खोजा गया है, वो फर्जी पावर स्टेशन जो है इस राज्य में बनाने की प्रथा जो है बंद हो। ये आपको सुनना नहीं है, इसलिए आप बाहर जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे इन सारे नेक प्रयासों के बावजूद, सारे सुधारों के बावजूद बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा लाइन लॉस बहुत ज्यादा है। इस बार पिछले 2 सालों के थोड़े से सुधार के बाद इस बार फिर हमारा एटीसी लॉस जो है वो गड़बड़ की संज्ञा में आ गया है। हम अगर इसी हिसाब से चलते रहेंगे तो आने वाले इस साल लगभग 46 हजार करोड़ रुपए की सरकार को लॉस फंडिंग और सब्सिडी हमें देनी पड़ रही है ऊर्जा विभाग को, और आने वाले 50 वर्षों में ये बढ़ करके 80 से 90 हजार करोड़ रुपया हो जाने की पूरी संभावना है। इसलिए सुधार आवश्यक है कि आज भी हर नगर में और ऐसे चिन्हित नगर हमने किए हैं, कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। हर नगर में माननीय अध्यक्ष जी ऐसे घेटों हैं, ऐसे इलाके हैं जहां आज भी हमारा बिजली का कर्मचारी जाने से डरता है। उसके ऊपर बंदूक और गोली और छुरा चाकू चलाने की लोग कर लेते हैं। इसलिए संभल जैसे लोगों को रोकने के लिए हमारे कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं करने की, और ये सब गड़बड़ी भी इसलिए हुई है कि इन्होंने ही बबूल बोया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत सारे कर्मचारी भी बबूल वाली समस्या से हम लोग निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लास्ट फंडिंग है माननीय अध्यक्ष जी, अगर ये ऊर्जा विभाग का बचता है तो इसमें हर्जा क्या है, इसमें क्या नुकसान है? अगर हम क्वालिटी बिजली दे सकते हैं, 24 घंटा बिजली देना और लेना नागरिकों का अधिकार है, नागरिकों की अपेक्षा है कि हम 24 घंटा, ये लोग खुद ही कह रहे थे कि जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम चाहते हैं 24 घंटा बिजली देना, लेकिन हर यूनिट हमारे पावर कॉर्पोरेशन को, पावर विभाग को, ऊर्जा विभाग को कोई मोटिवेशन ही नहीं है 24 घंटा बिजली देने का, इसलिए कि हर यूनिट पे लॉस है, हर यूनिट पे नुकसान है। हम जाते हैं वित्त मंत्री जी के पास, हम जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास, हाथ फैला करके, कटोरा लेकर के, ये लोग कहते हैं भाई कब तक ये चलेगा?
तो उसमें एक विकल्प के रूप में ये बात आई है कि इसका पीपीपी मॉडल पे इसको देखा जाए कि क्या पीपीपी मॉडल हमारा सफल होता है। और मोना जी कह रही थी कि टोरेंट को दे दिया, इनको दे दिया, उनको दे दिया। आपको मैं याद कराऊं तो पूरा पीपीपी मॉडल की शुरुआत आपके दो बार माननीय प्रधानमंत्री रहे माननीय मनमोहन सिंह के समय में हुई थी, माननीय नरसिम्हा राव जी के समय में हुई थी। और जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो सुधारिएगा, कि नोएडा का 1993 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिसकी आज भी टीका टिप्पणी हुई थी, तो उस समय भी माननीय मनमोहन सिंह जी और माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। माननीय मनमोहन सिंह जी उसमें वित्त मंत्री थे और शायद यहाँ तो राष्ट्रपति शासन था, तो जो भी हुआ सीधा वहां के निर्देश में हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और भी एक बात कही जा रही थी कि नोएडा में और आगरा में दे दिया। आगरा भी 2010 में हुआ था, सुश्री मायावती जी की सरकार थी। हमने नहीं दिया है, आपने दिया है, और मैं तो उसकी तारीफ भी करता हूं। आपने दिया है और वो मॉडल सफलतापूर्वक काम कर रहा है। अभी हमारे बगल में बैठे माननीय आगरा के माननीय मंत्री जी ने हमको चिट्ठी लिख के दिया कि आप ये बोलिए कि टोरेंट, उन्होंने अक्षरशः मैं पढ़ रहा हूं, आगरा में व्यवस्था दुरुस्त हुई है, यहां तक कि टोरेंट व्यवस्था के बॉर्डर के लोग मांग कर रहे हैं कि अनेक क्षेत्र को टोरेंट क्षेत्र से जोड़ दिया जाए। ये माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी ने हमको अभी लिख करके दिया है। तो इसलिए आपने जो किया मैं उसकी सराहना करता हूं। हम जो करने जा रहे हैं उसमें आप सहयोग दीजिए, यही हमारा निवेदन है। और रही बात, थोड़ी सी मैं बात कर दूं, जो क्योंकि काफी बातें हुई हैं, तो ये हम जो भी कर रहे हैं व्यापक जनहित में कर रहे हैं, सभी लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, सभी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कर रहे हैं, प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए कर रहे हैं, प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए कर रहे हैं। और मैं कुछ और उदाहरण दूं तो टेलीफोन के बारे में माननीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था, आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कल परसों हम लोगों को बता रहे थे कि सांसद से तो चिट्ठी लिखवाई जाती थी कि एक टेलीफोन का कनेक्शन सांसद जी लिख दीजिए तो हो जाए। क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन हुआ, और आप लोगों ने किया, मोना जी आप लोगों ने किया, और उसका परिणाम अच्छा निकला है, परिणाम अच्छे दिख रहे हैं। हाईवेज में रास्ता में चलना, 200 किलोमीटर की दूरी करना, मतलब पूरे दिन का एक कथा हुआ करती थी। जब से पीपीपी मॉडल हाईवेज में आया है, प्राइवेट पार्टनरशिप आई है, टोलिंग शुरू हुई है, तब से हमारा आपका सबका अनुभव है कि नहीं है। हम खुद आजमगढ़ मऊ जाकर के उसी दिन वापस आ जाते हैं 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करके। बस स्टेशन की बात हो रही, क्या हम वही सड़े गले बस स्टेशन जो आपके जमाने में थे, उनके जमाने में थे, जो लोग बाहर चले गए, सड़े गले, कहीं बैठ नहीं सकता, आपके जमाने में भी वही थे, नहीं कोई बहुत बेहतर नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि अगर बेहतर करने की कोई गुंजाइश है तो उसके रास्ते क्यों न देखे जाएं। क्या हम पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे? एयरपोर्ट का भी अनुभव, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश, और नोएडा पावर कंपनी की बात हो रही थी, टोरेंट में तो जो पावर का टैरिफ हमारा है, सरकार का है, पूरे प्रदेश में वही टैरिफ टोरेंट कंपनी को लगाने की अनुमति है। वो हमारे फ्रेंचाइजी हैं। जहां तक एनपीसीएल की बात है, नोएडा की बात है, तो इस सदन को ये मैं जानकारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ देना चाहूंगा कि नोएडा पावर कंपनी का जो रेट है वो पूरे प्रदेश के रेट से 10% कम है, और वो भी तब जबकि लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को सब्सिडी देने के बावजूद उनको सरकार द्वारा वो पैसा सब्सिडी में नहीं दिया जा रहा है। तब उसके बावजूद जो है हम उनकी सब्सिडी फंडिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद पूरे राज्य से 10% उनका टैरिफ कम है, और क्वालिटी भी उनकी अच्छी है। इसलिए सिर्फ जो है पीपीपी मॉडल को एकदम से नकार देना उचित नहीं रहेगा। हाँ, ये बात अवश्य है कि आज बहुत सारी बारीक बातों की भी, आपने भी कुछ बातों का जिक्र किया कि ये कंडीशन क्यों हो, वो कंडीशन क्यों है, उन कंडीशंस पे अभी काम चल रहा है, उन बातों पे काम चल रहा है। हम अभी मंत्रिपरिषद के पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन, और उसमें सब हम लोग अलग अलग स्तर पे उसकी चर्चाएं हो रही हैं। वित्त विभाग की पूरी सहमति और अनुमति के साथ जो भी होगा कहा जाएगा। एक बात रोजगारी की आई, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे हाथ में एक दस्तावेज आया है, बड़ा चौंकाने वाला है। वो दस्तावेज ये है कि
माननीय जो लोग बाहर चले गए, उनके नेता 2012 में जिस दिन मुख्यमंत्री बने, मुझे जो तारीख मिली है और मैं जो मानता हूं 15 मार्च 2012 को वो मुख्यमंत्री बने। और उसी दिन का, एक हफ्ते बाद का नहीं, 3 दिन बाद का नहीं, उसी दिन का माननीय अध्यक्ष जी एक शासनादेश है हमारे हाथ में, कार्मिक अनुभाग 2 का 15 मार्च 2012 का शासनादेश है, जो कहता है, मैं पढ़ लेता हूं। सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय को छोड़ करके अगर आदेश हो तो लोक सेवा आयोग को छोड़। ये लोग क्या बात करेंगे रोजगारी देने की? ये लोग जो है, उसी दिन क्या जरूरत पड़ गई कि पूरे राज्य में भर्तियों पे प्रतिबंध करने का फरमान जारी कर दिया गया। वो खाली 2 कारण से किया गया माननीय अध्यक्ष जी। एक तो ये कि भाई जरा समझने दो अपने लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाए, इसकी पूरी रणनीति बन जाए, उसके बाद भर्ती का काम किया जाएगा। और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले बड़े विस्तार से समझाया है लोक सेवा आयोग में क्या होता था। हम लोग तो प्रयाग के पढ़े हैं, पूरी तरह से परिचित हैं कि लोक सेवा, और जिनके आरक्षण की बातें ये कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के नाम पे भाषण दे रहे हैं, उसमें से उसी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने लोग उस जाति के भर्ती किए गए? सब लोग इनकी जाति की भर्ती किए गए, ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। और सारी भर्ती की व्यवस्था को हम इतना आश्वस्त करना चाहेंगे सदन को कि हम जो भी करेंगे राज्य के व्यापक जनहित में करेंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ करेंगे। सारे की सारी बातें आपके समक्ष आएंगी, सदन के समक्ष आएंगी, जनप्रतिनिधियों के समक्ष आएंगी, जनता के, प्रेस के, मीडिया के समक्ष आएंगी। जब भी इसका अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, जनहित में किया जाएगा। और आखिरी बात कि जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, हम उनके उस विभाग का मैं मंत्री हूँ, मैं उनका गार्जियन हूँ। मैं एक एक कर्मचारी को, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे रेगुलर कर्मचारी हो, उसको इस सदन के फ्लोर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि उसके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कहीं किसी के साथ, किसी को बेरोजगार करने का, किसी को निकालने का, किसी को परेशान करने की हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी फितरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, जिसके लिए आप लोग भी बार बार कमेंट करते रहते हैं, बार बार शिकायत करते रहते हैं। धन्यवाद।